गुड मॉर्निंग सभी लोग। जल्दी से जुड़े बेटा, कनेक्ट होइए। तो क्राउन के शासन के अधीन बेटा हम लोग आखिरी जो अधिनियम है उस पर बात करेंगे। आखिरी इसलिए हम कह रहे हैं कि 1947 का जो अधिनियम है वो है स्वतंत्रता के लिए है। उसका प्रभाव भारत पे सिर्फ यही हुआ कि हम स्वतंत्र हो गए। बाकी जो अधिनियम है महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए वो सन 1935 का भारत शासन अधिनियम। मुझे लगता है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो अब कहीं ना कहीं वो छटपटाहट दिखा रहा है कि अब भारत से मोह थोड़ा धीरे धीरे उनका भंग हो रहा था और वो मन बना रहे थे कि भारत को हम स्वतंत्र करेंगे। क्योंकि अब ये ब्रिटेन की संसद को भी और भारत में ये लगभग लगभग क्लियर हो रहा था कि अब भारतीय में शिक्षा वगैरह की बड़ी जागरूकता हो गई है, सामाजिक जागरूकता हो गई है, तमाम धार्मिक सुधार वगैरह भी इतिहास में आप पढ़ते हैं वही कालखंड है कि अब भारतीयों को बहुत दिनों तक दबा के रखना संभव नहीं है। तो जो भारतीयों की मांग थी कि भाई शासन में हमारी भागीदारी दीजिए, हमको थोड़ा ऑटोनॉमस कीजिए, ये सारी मांगे अ, शुरुआत जो हुई 1919 में वो अभी भारतीयों को संतुष्ट कर नहीं पाई। क्योंकि आपने पढ़ा था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के पहले एक प्रस्तावना आई थी। लो, अरे पहली बार किसी अधिनियम के पहले प्रस्तावना 1919 में ही देखी, उसके पहले कहाँ प्रस्तावना थी? कहीं प्रस्तावना नहीं थी। तो उस प्रस्तावना में क्या लिखा था कि भारत में जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की जाएगी, परंतु यह स्थापना क्रमिक रूप से की जाएगी, इकट्ठे नहीं की जाएगी। तो शुरुआत तो 1919 में किया, लेकिन वो भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। और जाहिर सी बात है कि अब एक इनहेंस अधिनियम बनाने की आवश्यकता थी। और अब तक जितने भी अधिनियम आए थे उन अधिनियमों में सबसे व्यापक अधिनियम था 1935। और इतना व्यापक अधिनियम था कि आज का हमारा संविधान लगभग लगभग 1935 का अधिनियम है। 70% से अधिक हिस्सा हमारे संविधान का आज की डेट में 1935 का अधिनियम है। इसका क्या मतलब था कि 1935 का अधिनियम अगर अच्छा नहीं रहा होता बेटा तो हम 70% कॉपी काहे के लिए करते? अगर वो देश तोड़ने वाला होता, देश का विरोधी होता, हमारा खून पीने वाला होता, कॉमन लैंग्वेज है ना लोगों की ये खून पीने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो मन बना रहे थे कि अब भारतीयों पे शासन तो हम करेंगे लेकिन बागडोर इनके हाथ में धीरे धीरे सौंपेंगे। तो कुछ इनोवेशन की कोशिश किया उन लोगों ने, कुछ नया करने का प्रयास किया। 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ बेटा है सब पढ़ने के लिए। लेकिन 1935 का अधिनियम जब भी आप पढ़ें तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि पहली बार अंग्रेजों ने भारत को संघ बनाने का प्रयास किया। इसके लिए जाना ही जाता है बेटा कि पहली बार अंग्रेजों ने भारत को संघात्मक स्वरूप प्रदान करने की कोशिश किया। संघात्मक पढ़ा है आपने? देखो बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना संविधान की ओर। अगर चीजें भूली भाली हैं तो अब सही वक्त है कि आप उसको देख लें, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। मैंने कहा कि किसी भी संघात्मक व्यवस्था में, आपने एकात्मक संघात्मक पढ़ा है, किसी भी संघात्मक व्यवस्थाओं में पहले इकाइयां होती हैं, पहले संघ नहीं होता। वो ऐसे समझे ना कि जैसे हम चार लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग किसी के दबाव में थोड़े ही हैं, लेकिन हम लोग अपने सामान्य हितों के लिए हो सकता है एक समझौता कर लें, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए नहीं, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं कर सकते आप, सामान्य हित के लिए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई हम लोगों के खिलाफ अगर कोई पांचवा व्यक्ति कार्रवाई करेगा किसी के खिलाफ तो हम चारों लोग मिलकर जवाब देंगे। इसमें क्या हुआ? हम चारों का हित इसमें शामिल है। क्लियर है बेटा? तो संघ बनने के, अरे भाई पहले लोग होते हैं तब मोहल्ला होता है। मोहल्ला लोगों से मिलकर बनता है, ना कि पहले मोहल्ला बन जाता है फिर लोग आते हैं, ऐसा नहीं होता।
तो ध्यान से देखिए, जो संघात्मक व्यवस्थाएं होती हैं उसमें कुछ स्वतंत्र इकाइयां होती हैं जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। तो एक देश जैसा समझ लो। तो इनका, हाँ, सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी जुड़े। तो इसमें जरा सा देखिए बेटा कि ये सभी स्वतंत्र इकाइयां हैं, इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं, इनका इनके। लेकिन एक काम ये लोग कर सकते हैं, छोटी छोटी इकाइयां हैं, शक्ति जो भी है इनके पास छोटी छोटी है, और ये चाहते हैं कि हम लोग मिलके एक ताकत बन जाए, एक शक्ति बन जाए, है ना। वो ऐसे समझो आसान भाषा में, जैसे किसी मोहल्ले में 20 लोग रहते, 20 लोगों का घर है, एक मोहल्ला है जिसमें 20 लोगों का परिवार रहता है, 20 घर है, वो 20 घरों का मोहल्ला है। अब हर घर दूसरे घर से पृथक है, दूसरे घर से किसी घर से क्या लेना देना, बोल नहीं रहे। लेकिन एक बात बताइए, अगर यही कॉन्सेप्ट रहा तो फिर बाहर से कोई आके किसी को पीट पाट के चला जाएगा, अगर कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखेगा। तो उन लोगों ने एक फैसला किया कि मोहल्ले वालों ने कि भाई आपस में हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन अगर बाहरी मोहल्ले से कोई आया और इसमें किसी से उलझा तो 20 मिल के मारेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या हो गया, एक कॉमन हित पे सब लोग सहमत हो गए, खाना पीना अपना खाइए, कपड़ा उपड़ा अपना पहनिए, घर आपका चल रहा है नहीं चल रहा आप समझिए, बस एक जगह हम लोग की सहमति है कि अगर कोई बाहरी आया तो मिल के पीटेंगे। तो ताकत हो गई ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो संघ जो बनते हैं बेटा वो ऐसे ही बनते हैं। हम तो एक उदाहरण खाली आपको दिए। अब ये लोग सहमत हो कि किन किन मैटर पे हम लोग साथ रहेंगे, किस मैटर पे साथ नहीं रहेंगे। तो एक मैटर तो दिख ही रहा है, रक्षा, ये तो सबसे आगे दिख रहा है। यानी पहला मैटर क्या दिख रहा है बेटा, रक्षा। यानी रक्षा का विषय ऐसा होगा, ये चारों लोग व्यक्तिगत निर्धारित नहीं करेंगे, सामूहिक निर्णय होगा। और ये चारों अलग अलग अब नहीं रहेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं बताऊं, अगर पश्चिम बंगाल पे किसी ने हमला किया, ये हमला पश्चिम बंगाल पे नहीं होगा, ये हमला भारत पर होगा, और बीजेपी की सरकार या केंद्र की सरकार शानदार जवाब देगी दुश्मन को कि उनकी हालत खराब हो जाएगी। ये नहीं कहेगी कि वहां दीदी की सरकार है तो बड़ा अच्छा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। वहां दीदी की सरकार या किसी की सरकार से मतलब नहीं है, वो भारत की जमीन है। क्लियर है बेटा? तो अब ये चारों एक हो गए, कम से कम किस विषय पर, रक्षा के विषय पे। अब इन चारों में से किसी को अगर किसी ने 3-5 किया तो चारों मिलकर जवाब देंगे। क्लियर है बेटा? तो कुछ चीजें होती हैं जो सामूहिक हित के लिए होती है तो उनको अलग निकाल दिया जाता है। एक विषय तो पकड़ में आया ना, क्या, रक्षा। एक विषय और है, विदेश नीति। जरा ध्यान से सुनो बेटा, दूसरा क्या है, विदेश। अब विदेश नीति का मतलब व्यवहार में आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक पिता के 5 लड़के हैं, घर पिता चलाते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, बाल बच्चे वाले हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं। हर बच्चे का किसी परिवार के साथ या किसी की दोस्ती मित्रता उसकी होगी, उसकी अपनी दुनिया है भाई, उसके अपने दोस्त मित्र होंगे, मोहल्ले में कहीं उसका आना जाना होगा, कहीं नहीं आना जाना होगा, पांचों के अलग अलग अपने टेम्परामेंट होंगे। लेकिन पिता यह फैसला करेगा कि किस घर के साथ हमें कैसा रिश्ता रखना है, अच्छे लोग फैसला नहीं करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? गांव में खूब देखने को मिलता है, उनके घर न्योता नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, है ना। भले उसमें से एक बेटा उस परिवार का बड़ा करीबी अंदर से तिल मिला रहा है कि बताइए, अरे काहे नहीं भेज रहा, घर ने फैसला किया कि नहीं जाएगा। ये क्या है, ये विदेश नीति। क्लियर है? देखो, देश किस देश के साथ कैसा रिश्ता रखेगा
ये किसी राज्य का मामला नहीं होगा, ये देश फैसला करेगा, उसमें किसी राज्य की इच्छा हो ना हो। पश्चिम बंगाल में जब वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि चीन के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हो। कहाँ रहे अच्छे रिश्ते? अभी भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो चाहते होंगे पाकिस्तान से बड़े अच्छे रिश्ते हो जाएं। आटा वाटा काहे नहीं भेज दे रहे हैं, है ना? नहीं भेजेंगे, क्यों? क्योंकि किसी प्रदेश का रिश्ता या संबंध या उसकी भावनाएं नहीं निर्धारित करेंगे कि देश क्या फैसला करेगा। इसलिए कहा जाता है विदेश नीति जब भी होती है तो सामूहिक होती है, कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करेगा। और तीसरी चीज होती है बेटा जरूर, और उसको हम लोग कहते हैं, पहले इसको लिख दें, विदेश नीति, है ना बेटा? और तीसरी चीज होती है संचार। संचार माने कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो किसी राज्य की सीमा में थोड़ी बधी हुई है। अरे भाई, तो पूरे भारत में कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, तो उस पर भी केंद्र के नियंत्रण में रखना होता। बहुत कुछ है, रेलवे है केंद्र के नियंत्रण में है, सेना है केंद्र के नियंत्रण में है, पैरामिलिट्री फोर्स केंद्र के नियंत्रण में है, ईडी केंद्र के नियंत्रण में है, सीबीआई केंद्र के नियंत्रण। आजकल तो देखिए ना, बड़ी चर्चा हो रही है। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि ये कम से कम साझा हित है। इसके अलावा बहुत से साझा हित हो सकते हैं, लेकिन ये तो कम से कम साझा हित है। तो जाहिर सी बात है कि ये सब लोग कहते हैं कि भैया जी हम ये अधिकार दे रहे हैं, तो ये बन गया संघ। और एक बात, कि संघ अलग से कुछ भी नहीं होता। भारत कहीं नहीं है, अगर भारत से प्रदेश हट जाए तो। क्या है कहीं भारत? भारत एक समूह है बेटा, वो समूह जब साथ हुआ तो भारत हुआ। क्लियर है? तो अब अधिकार किसको दे दिया गया? उस भारत को जो है ही नहीं है। खराब लग रहा होगा, कुछ लोग सुन के घबरा रहे होंगे, क्या बोल रहे हैं सर? नहीं, हम सही बोल रहे हैं बेटा। राज्यों का समूह भारत है, जबकि भारत की पृथक कोई आइडेंटिटी नहीं है। राज्य जब साथ होंगे तब भारत होगा। क्लियर है? मोहल्ला क्या होता है? घरों का समूह। घर ही नहीं तो मोहल्ला कैसा? तो मोहल्ला क्या है? घरों का समूह है। घर है तो मोहल्ला है, न कि मोहल्ला है तो घर है, ऐसा नहीं है। तो पहली बार इन लोगों ने कोशिश किया कि संघ बनाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, संघ जब भी बनता है तो किसी दबाव में नहीं बनता। ठीक है? आपसी सहमति से बनता है। मन होगा तो होगा, मन होगा तो नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अंग्रेजों ने अब की बार क्या किया? संघ बनाने की कोशिश किया। तो संघ बनाने की अगर कोशिश किया तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ इकाइयां तो रही ही होंगी। और मैंने अभी कहा कि संघ कभी भी दादागिरी से नहीं बनता, आपसी सहमति से बनता है। जैसे हमारे मोहल्ले में ये हुआ कि एक फेस्टिवल है ना, होली का, तो बड़ा हैक्टिक हो जाता है। सबके घर जाना और सबके घर आना, वो एक दस्तूर है मोहल्लों में। तो अच्छा, परेशान तो हो ही जाते हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब क्या करें? तो ये हुआ कि मोहल्ले वालों ने निर्धारित किया कि एक ही जगह सब लोग आ जाएंगे और कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो जाएगा, सबसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। वो रोज रोज का आना जाना, भाई कै जगह जा पाएंगे आप एक दिन में? संभव नहीं है। तो ये हो गया। मोहल्लों ने कहा कि भाई कोई इस तरह का धार्मिक ओकेजन हो तो एक ही जगह पे सब लोग जुट जाए और कुछ पूजा पाठ या सार्वजनिक कार्य हो जाए। तो ये सब फैसला क्या है? मोहल्ले का फैसला है। लोगों ने सहमति जताई तो है। चंदा ले रहे हैं लोग, कहते थे नहीं देंगे चंदा, तो नहीं होता ये सब। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है बेटा, संघ कोई जबरदस्ती की चीज नहीं होती। अंग्रेज एक संघ बनाने की कोशिश की 1935 में। जाहिर सी बात है, एक इलाका वह था जिस पर उनका कब्जा था, जिसको हम लोग ब्रिटिश भारत कहते थे। तो एक इलाका तो वो था जहां वो कब्जा किए थे, और एक इलाका वह था जो उनके कब्जे में नहीं था, जिनको हम लोग देसी रियासतें कहते थे, जहां राजे रजवाड़े आज भी विद्यमान थे। और अंग्रेज उनको सीधे सीधे नहीं छेड़ते थे। डिस्टर्ब, क्या जरूरत है डिस्टर्ब करने की? एक चीज बताइए, जब कोई व्यक्ति हमारी हर बात मानने के लिए एकदम से तैयार हो तो क्या जरूरत है उसके ऊपर प्रेशर बनाने की और दबाव बनाने की? आजमगढ़ का डीएम अगर मेरी सारी बात मानने के लिए तैयार हो, इस डीएम को हटाने की जरूरत क्या है?
रहे कोई रहे, डीएम आपकी बात से काम करेगा, तो हम उसको क्यों डिस्टर्ब करें भाई। तो देसी रियासतें जो थी ना बेटा, वो थी स्वतंत्र, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंग्रेजों की कहीं ना कहीं नियंत्रण में थी। लेकिन अंग्रेज बड़ी चालाकी से कब्जा भी नहीं करते थे। क्या जरूरत है कब्जा करने, कब्जा करके एक बवाल मोल ले ले भाई। कब्जा करेंगे तो बवाल भी आएगा साथ में ना, जिम्मेदारियां आ जाएंगे, उत्तरदायित्व तो आ जाएगा, तो क्या जरूरत है कब्जा करने की। तो कब्जा उन्होंने नहीं किया। अब वो वहां के जो राजा महाराजा थे वो शासन करते, जनता गुस्सा हो रही है, आक्रोशित हो रही है, परेशान हो रही है, राजा समझे। लेकिन राजा की हालत यह है कि सांस ले नहीं सकते बिना अंग्रेजों की मर्जी के। तो जरूरत क्या है कब्जा करने की भाई, लाइबिलिटी किसकी बनी रहेगी, राजा की बनी रहेगी। तो उन लोगों ने बहुत ढेर सारे इलाकों को कब्जा भी नहीं किया, छोड़ दिया। बहुत चालाक लोग थे बेटा, उसमें चालाकी में कोई शक शुबा नहीं थी। लखनऊ में कभी जाइए तो आपको वहां मिलेगा रेजिडेंसी। ये करते क्या थे कि ढेर सारे राजे रजवाड़ों के यहाँ अपनी एक रेजिडेंसी खोल देते थे। रेजिडेंसी माने एक कार्यालय समझ लो, और वहां जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको रेजिडेंट कहा जाता था। राजा राजे करते थे बिना रेजिडेंट की मर्जी के नहीं। तो सही मायने में पावर रेजिडेंट के पास होता था। क्या जरूरत है कब्जा करने की, कब्जा कर लो कि जनता में बात चली जाएगी। ये तो ब्रिटेन की सरकार का कब्जा, अब कुछ अच्छा बुरा ऊंच नीच हुआ तो कौन झेलेगा, ब्रिटेन की सरकार, अभी कौन झेलेगा, राजा साहब झेले। तो उन लोगों ने वो ढेर सारे इलाके पे बेटा कब्जा नहीं किया, इसलिए नहीं कि वो कर नहीं पाए, इसलिए कि वो करना ही नहीं चाहे, क्योंकि ये सिर्फ परेशानी का सबब बन जाता। तो इन्होंने पहली बार एक संघ बनाने की कोशिश की बेटा, तो उसको थोड़ा लिखेंगे हम लोग, पहले शुरुआत करें। लिखें 1919 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 क्या बेटा, भारत शासन अधिनियम में जो वायदा किया गया था, जो वायदा किया गया था, क्या वायदा किया गया था बेटा, दो बड़े वायदे थे, दो बड़े वायदे थे। पहला वायदा था कि जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारें बनाई जाएंगी, और दूसरा वायदा था कि शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ये दो बड़े वायदे थे। प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी, ये सब तो था, लेकिन दो बड़े वायदे थे। पहला वायदा इनका था कि हम जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों की स्थापना करेंगे, शासन के विभिन्न क्षेत्रों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, और तीसरा भी वायदा था कि प्रांतों को हम स्वायत्तता देंगे, लेकिन ये सब सडनली नहीं होगा, यह सब अचानक नहीं होगा, यह सब धीरे धीरे होगा। तो 1919 में जो किया गया था कुछ ज्यादा ही धीरे हो गया। तो ढेर सारे अंग्रेज विद्वानों का, ढेर सारे ब्रिटेन के विचारकों का यह मानना था कि अब हीला हवाली अब ठीक नहीं है, अब भारतीयों को स्वायत्तता और देने की आवश्यकता है। उसी चरण में बेटा ये अधिनियम था, जो वायदा किया गया था वही मैंने लिखा है। तो दो ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा, दो क्या तीनों लिख लीजिएगा। जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारें, जनता के प्रति क्या बेटा, उत्तरदायी सरकारें, शासन में भागीदारी, और तीसरा था प्रांतों को स्वायत्तता, माने ऑटोनॉमी। प्रांतों को क्या बेटा, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। क्लियर है। वे अपूर्ण रहे, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, आगे लिखिए, वे क्या रहे बेटा, अपूर्ण रहे, वो पूरे नहीं हो पाए।
ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम इस दिशा में एक गंभीर प्रयास था। इस दिशा में एक क्या था बेटा? गंभीर प्रयास था। मतलब क्या? माने एक हेल्दी कोशिश की गई कि भाई ठीक है, भारत को अब कुछ ऐसा किया जाए कि भारतीयों को संतुष्ट कर पाए हम लोग, भारतीय कहें कि हाँ भाई हाँ अच्छा हुआ। दूसरी बात ये बेटा कि ये अब तक का सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। इससे बड़ा अधिनियम इसके पहले कभी आया ही नहीं। इसमें कुल 10 अनुसूचियां थी और 321 अनुच्छेद। अरे लगभग आपका संविधान था। आपके संविधान में तो 8 ही अनुसूचियां थी। वो अलग बात है कि आज 12 हो गई, लेकिन जब बनी थी तब तो 8 ही थी ना बेटा। 395 अनुच्छेद आपका मूल संविधान में था, तो वो भी तो कम थोड़ी दिए, 321 अनुच्छेद दे दिए। देख ले, यह अब तक का सर्वाधिक विस्तृत, यह अब तक का सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। जिसमें यह अब तक का सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था जिसमें कुल 10 अनुसूचियां, जिसमें कुल कितनी बेटा? 10 अनुसूचियां तथा 321 अनुच्छेद थे। थ्री टू वन 321 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे। लिखें, हमारे संविधान का 70% से अधिक भाग, हमारे संविधान का 70% से अधिक भाग 1935 भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया। भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया। क्लियर हुआ बेटा? अच्छा, एक बात कि 1935 का अगर अधिनियम हम लोग पूरा पढ़ें तो भारत का संविधान ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भारत का संविधान तो पढ़ना ही है। तो इसको हम लोग मोटी मोटी जो चीजें हैं इसकी बेटा, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले सुनेंगे, उसके बाद लिखेंगे। द्विसदनी व्यवस्था तो बन गई थी बेटा। कब बनी थी? 1919 में दो सदनी व्यवस्था बन गई थी। दोनों सदनों के आकार में बढ़ोतरी की गई। मैंने इसमें क्या किया गया, दोनों सदनों का जो आकार था वो बढ़ा दिया गया। क्लियर है? उसमें क्या था बेटा? 60, 145 बोल नहीं रहे हैं। इसमें 260, 375। अभी हम डिटेल में जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन छलांग तो थोड़ी लंबी लगी भाई। उनके यहाँ राज्य परिषद में 260 सदस्य थे, आपके यहाँ तो आज राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तो आपसे तो आगे निकल गए थे। मैंने उनके यहाँ उच्च सदन जो उन्होंने राज्य परिषद बनाया था उसमें 260 सदस्य रखा भाई। तो कहाँ आज से कम थे? आज ही कम है भाई। अधिकतम जो सदस्य संख्या है अभी वर्तमान समय में 245 ही ना है बेटा। 250 हो सके वो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने तो 260 रखा। हाँ, लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है, वो 375 रखे थे। कुल मिला जुला के अगर आप देखें तो आज का दृश्य लगभग उन लोगों ने दिखा ही दिया। तो थोड़ा सा इसमें एक चीज आपको समझना है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे उन्होंने द्विसदनी व्यवस्था तो बनाई ही थी,
एक की अभी थोड़ी तुरंत जरूरत है बेटा, तो हम आपको समझा पाएंगे। जैसे एक तो था ना बेटा, राज्य परिषद, बोल नहीं रहे हैं, इसको हम लोग उच्च सदन कहते थे ना। इसकी सदस्य संख्या बढ़ा के इन लोगों ने कर दिया 260। कितने से बढ़ा के? 60 से पूरे 200 प्लस किया, और इसको दो भागों में बांट लिया। इसकी अभी जरूरत है, हम इसको लिखवाएंगे बेटा, लेकिन अभी बिना इसको बताए हम आगे एक कदम बढ़ा नहीं पाएंगे, संभव नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि इसमें 104 जो सदस्य होंगे वो मनोनीत होंगे, और बचा कितना? 156। ये क्या होंगे बेटा? निर्वाचित होंगे। और ये क्या होंगे? मनोनीत होंगे। लेकिन मनोनीत में भी एक बड़ी मजेदार बात है जिसको आपको समझना है। वायसराय नहीं मनोनीत करेंगे। अभी तक तो आप देख रहे थे कौन मनोनीत कर रहा था? वायसराय। अब ये वायसराय नहीं मनोनीत करेंगे। कौन करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। ये मनोनीत करेंगे राजा महाराजा लोग, देसी रियासतों के लोग मनोनीत करेंगे। तो देसी रियासतों को उच्च सदन में कितना बेटा? 104 स्थान दिया गया, जो ठीक ठाक स्थान है, बहुत कम नहीं है। तो अब क्या था बेटा, क्यों हमने लिखा उसको जरा समझिए। उन्होंने कहा पहली बार कि ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों से मिलकर एक संघ बनाया जाएगा, एक फेडरेशन बनाया जाएगा, ताकि भारत अब दिखे। अब भारत देखना था। तो उन्होंने कहा कि भारत बनेगा, जो हम लोगों ने कब्जा किया इलाका वो, और देसी रियासतों से मिलकर। लेकिन मैंने अभी कहा कि संघ जबरदस्ती का नहीं बनता, संघ सहमत से बनता है। तो ब्रिटिश भारत तो उनका था, उसमें किसी से पूछना ताछना तो था नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, देसी रियासतें तो उनकी नहीं थी ना, उनका दबाव था नहीं था, वो अलग चीज है। क्लियर नहीं हो रहा बेटा? कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। देसी रियासतों को कुल उन्होंने कहा कि हम जब संघ बनाएंगे तो उसमें 104 स्थान देंगे। किसको? देसी रियासतों को। अब उन्होंने कहा कि संघ बनेगा कैसे, ये जरा सुन लें। जैसा पानी में उठल है संघ, उन्होंने कहा कि संघ ऐच्छिक होगा, फोर्सफुली नहीं होगा। देसी रियासतें अगर इसके लिए सहमत होंगी तो, लेकिन इरादा हमारा है क्या करने का बेटा? संघ बनाने का। नहीं, हम तो नहीं किए, चलो कर दो। क्लियर है बेटा? तो उन्होंने कहा कि कम से कम आधी जनसंख्या वाली रियासतें, कहीं डाउट होगा बेटा तो पूछ लेना प्लीज। कम से कम आधी जनसंख्या वाली रियासतें इसके लिए सहमत। क्या मतलब है? कोई भी स्टेट जैसे कि रास्ते उसकी आधी जनसंख्या। हाँ, थोड़ा इसको क्लेरिफाई करें। जैसे मैंने उदाहरण आपको बताया था कि 15 अगस्त 1947 को 562 देसी रियासतें थी, जिसमें से 542 भारत की तरफ और 20 उनकी तरफ से। तो देसी रियासतें बेटा कुछ बहुत छोटी थी, कुछ बहुत बड़ी थी। ये सब एक साइज का बांट बांट के थोड़ी बनाया गया। बड़ी रियासतों में आपने पढ़ा है कि जम्मू कश्मीर थी, हैदराबाद की रियासत थी, जूनागढ़ की रियासत थी, ऐसे तमाम रियासतें थी जो बड़ी बड़ी रियासतें थी। कुछ रियासतें आपके जिले की एक चौथाई इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी भी रियासतें थी। तब न मिला कितनी रियासतें थी। तो कहा गया कि संख्या नहीं, रियासतों की आधी संख्या नहीं, रियासतों की आधी जनसंख्या। वो चाहे 2 रियासत मिलके हो जाए, चाहे 3 रियासत मिलके हो जाए, लेकिन जितनी 562 रियासतें अगर रही होंगी बेटा, तो उन रियासतों को जनसंख्या रहती होगी ना। बोल नहीं रहे हैं। किसी में कम जनसंख्या रहती होगी, किसी में ज्यादा जनसंख्या रहती होगी। तो उन्होंने कहा वो रियासतें की संख्या चाहे जितनी हो, लेकिन रियासतों में जितनी जनसंख्या रहती है उसकी आधी जनसंख्या इसके लिए तैयार हो, यानी आधी जनसंख्या वाली रियासतें इसके लिए तैयार हो।
तथा उच्च सदन में उन रियासतों के कम से कम 52 सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो। 52 क्यों कहा, समझ में आ रहा होगा, आधा। यानी ऐसी देशी रियासतें इसके लिए तैयार हो जाएं जिनके कम से कम आधे सदस्यों का प्रतिनिधित्व उच्च सदन में हो। अगर ये होगा तो संघ बनेगा, इसमें हमारा कोई दबाव नहीं होगा। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि ऐसा संघ कभी नहीं बना। यानी देशी रियासतें इसके लिए तैयार नहीं हुई। उनको लगा कि फिर कोई माया जाल है और फिर कहीं इसमें ना उलझा लें, तो उन्होंने कहा कि ना ना, हम किसी संघ में शामिल नहीं होंगे, बाकी आपसे सहयोगी बने रहेंगे, वो सब अलग चीज है। इस तरह का संघ बनने की कोशिश हुई बेटा, लेकिन संघ वंग बना नहीं। लिख लें, तो लिखें, पैरा चेंज करके बेटा नेक्स्ट पॉइंट बना के, इस अधिनियम में पहली बार भारत को संघात्मक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया, यानी भारत को फेडरल बनाने की कोशिश की गई। इस अधिनियम में भारत को पहली बार, फर्स्ट टाइम बेटा, और ये पूछा बहुत गया है, सतर्क रहिएगा, भारत को पहली बार क्या बेटा, संघात्मक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया, जो सफल नहीं हुआ। तो कभी कभी जानते हो क्या होता है बेटा, कि जैसे मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ना, अगर पूरा नहीं होता तो नाम ही वो रख के काम चलाते हैं। एक माता पिता है, बड़े सुंदर बच्चे की कल्पना की है, बच्चा सुंदर नहीं हुआ तो भी सुंदर सिंह नाम रख दिया। रंग कुछ भी हो, श्वेता रख दिया, है ना। एक बच्चे का नाम मैंने देखा, मेरे आया था, तो उसका नाम था कप्तान सिंह यादव। हम कहा यार नाम तुम्हारा बड़ा डायनेमिक है। तो कहा वो माँ बाप की बड़ी हार्दिक इच्छा थी, तो कप्तान बने ना बने, लेकिन नाम तो जरूर रख दिया कप्तान सिंह यादव। तो कभी कभी इच्छाएं पूरी ना भी हो ना, तो नाम हम रख के थोड़ा संतुष्ट तो हुआ ही जा सकता है। रखे ना अपना नाम प्रधानमंत्री, अब अंदर इच्छा है, नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम दुनिया तो बोलेगी ना कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो इन लोगों ने यही किया, कोई संघ फंग नहीं बना, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने हर जगह संघी शब्द का प्रयोग कर डाला। जहां जहां संभव हुआ वहां वहां उन्होंने संघीय शब्द का, फेडरल शब्द का प्रयोग किया। जो सर्वोच्च न्यायालय था ना, उसका भी नाम रखा संघीय न्यायालय, है ना। केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना दिया था इन लोगों ने, अब उसका भी नाम रखा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। माने जहां जहां इनको जगह दिखी। और आप देख रहे थे निम्न सदन का क्या नाम था, केंद्रीय विधानसभा, भूल रहे हैं आप। अरे 1919 में जो निम्न सदन था उसका क्या नाम रखा गया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली। वास्तविकता न हो, नाम तो कम से कम रख ही डालें। तो जहां जहां उनको जगह मिली वहां वहां उन्होंने संघीय शब्द बनाने की कोशिश की। अब ये संघ कैसे बनना था बेटा, लिखना बहुत जरूरी है। लिखें, यह संघ बनने के लिए, भाई ब्रिटिश भारत में तो कोई टेंशन था नहीं बेटा, टेंशन जो भी था वो देशी रियासतें थी। यह संघ बनने के लिए आवश्यक था कि कम से कम आधी जनसंख्या वाली, आधी रियासतें नहीं बेटा, मैं शब्द जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए, फिर से सुनो, जितनी रियासतें थी उन रियासतों की आधी रियासतें नहीं, जितनी रियासतें थी उन रियासतों की आधी जनसंख्या वाले रियासतें, हो सकता है 3 ही 4 मिला के हो जाए, है ना बेटा। ये मैं शब्द बोल रहा हूं तो ध्यान से सुनना, रियासतों की आधी जनसंख्या वाली रियासतें इसके लिए सहमत हों। इसके लिए क्या हो बेटा, सहमत हो।
तथा उनके कम से कम 52 सदस्यों का प्रतिनिधित्व, उनके कम से कम 52 माने 52। अब 52 का मतलब समझ में आ रहा होगा, नहीं तो पहले ही 52 लिखाए होते तो आप समझ में ये 52 का है बोला। अब समझ में आ रहा है 52 क्यों बोला, क्योंकि 104 दिया गया था तो 52 मतलब आना। कम से कम 52 सदस्यों का प्रतिनिधित्व उच्च सदन में हो। ठीक है बेटा। एक बात, लक्षण मैंने बताया ना कि लक्षण तो दिख ही रहा है, जैसे ढेर सारे उदाहरण हैं। संघीय शब्द का प्रयोग उन लोगों ने कहा, न्यायालय के साथ प्रयोग कर लिया, लोक सेवा आयोग के साथ प्रयोग कर लिया, जहां जहां उनको स्पेस दिखा वहां वहां उन्होंने संघीय शब्द प्रयोग कर लिया। प्लेटफॉर्म रेडी रखा था कि बस सब कुछ अगर ठीक ठाक रहे तो संघ बन जाए, और मालूम चला कि शुरुआत ही गड़बड़ हो गई तो सब संघीय नाम धरा का धरा रह गया, नाम तो वैसे ही रह गया लेकिन कोई संघीय फंघीय नहीं रहा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। हाँ, एक बात ध्यान से सुनो बेटा, जब संघीय व्यवस्था बनाई जाएगी तो विषयों की 3 सूची जरूर होगी। 1919 में 2 सूची बनाई गई थी, केंद्र सूची और राज्य सूची। और बड़े दुख की बात है कि बड़ा क्लियर डिमार्केशन भी नहीं था, मैंने लगभग लगभग बांट लिया गया था। लेकिन जब आप संघात्मक स्वरूप बनाएंगे या दुनिया का कोई भी संघात्मक संविधान होगा, उन संविधान में विषयों को 3 भागों में बांटा जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। संघ सूची में सारा अधिकार केंद्र का, राज्य सूची में सारा अधिकार राज्य का। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको एकदम क्लियर डिमार्केट कर पाना ठीक नहीं होता कि भाई केंद्र को दे दें कि राज्य को दे दें, इसलिए उसको रख दिया जाता है समवर्ती सूची में और कहा जाता है दोनों विधि का निर्माण करेंगे। और आगे आपने पढ़ा ही होगा कि अगर दोनों निर्माण कर लें तो, और अलग अलग दिशा में कर लें तो संघ की विधि मानी जाएगी। वो सब तो बात की बात है बेटा, अभी संविधान में आएंगे तो उसमें चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि संघात्मक संविधान में 3 सूचियां होती हैं, तो इसमें भी क्या थी? तो थी, तो 3 सूचियां थी। जो प्रासंगिक है कि सूची में कितने विषय थे, वो चूंकि पहला पहला प्रयोग था बेटा, इसलिए वो याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है। लिखें, पहली बार 3 सूचियों का निर्माण किया गया। पहली बार कितनी बेटा? 3 सूचियों का निर्माण किया गया। 1 2 3 करके बेटा लिख डालिए। विषय की संख्या भी लिख लीजिएगा आगे डैश करके। पहला, संघ सूची, कितने विषय बेटा? 59। राज्य सूची, ये सब याद रहना चाहिए बेटा, फैक्ट है, तथ्य है। राज्य सूची कितने विषय बेटा? 54, 54। समवर्ती सूची कितने विषय बेटा? 36। ठीक है। अरे कै ठो नंबर है? 6 ठो। अरे 2 2 4 2 6, याद नहीं होता। 10 नंबर का फोन नंबर याद रहता है, क्यों? माने ये बड़े आश्चर्य की बात है कि 10 डिजिट का किसी खास का फोन नंबर तो याद रहता है, और कुल मिला के 6 डिजिट है भैया, तो इसको भी याद कर लीजिएगा किसी का फोन नंबर समझ के, है ना, कि बहुत महत्वपूर्ण फोन नंबर है, याद रहे, काम आएगा आपके। वैसे जो हायर कंपटीशन है बेटा, उच्च प्रतियोगी परीक्षा है, तो कभी भी तथ्यात्मक नहीं पूछना,
और पूछा भी नहीं जाता। आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा अगर देखोगे आईएएस की, तो मुझे लगता है कि शायद ही 2-4 क्वेश्चन में आपको तथ्य दिख जाए। नहीं पूछते, पूछना भी नहीं चाहिए। आप किताब के कीड़ों को जगह दे रहे हो कि प्रबुद्ध व्यक्तियों को जगह दे रहे हो? समझ पूछिए, सोच पूछिए। तो जो पढ़ के विषय में घुसा है, उसकी जड़ खोदा है, वो समझ पाएगा। और आप तथ्य पूछोगे तो छोटे छोटे बच्चे याद कर लेंगे। पीसीएस में बेटा थोड़ा हाइब्रिड एग्जामिनेशन है। पीसेट में थोड़ा सा तथ्य भी होता है, कॉन्सेप्ट भी होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही होते हैं। तो चूंकि दोनों परीक्षाएं देनी है हम लोगों को, तो दोनों का संतुलन बना के चलना पड़ेगा बेटा। तथ्य जहां जरूरी है तथ्य भी होगा, लेकिन अगर कहे कि 1935 के अधिनियम की क्या विशेषता है, अब तथ्य आपको नहीं दिखेगा, 4 पॉइंट दिखेगा। तो अब जाहिर सी बात, वो 4 पॉइंट उसमें से क्या खींच के निकालेंगे, उनका मन। लेकिन अगर 1935 के अधिनियम को पूरी तरह से आप समझे हो, तो कुछ भी खींच के निकालेंगे, आप बता जरूर दोगे। रटने वाले काम में हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। लेकिन फिर भी ये भी जरूरी है बेटा, लिखें। केंद्रीय परिषद को और अधिक विस्तार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा बेटा। केंद्रीय परिषद को और अधिक विस्तार दिया गया। संघात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए, संघात्मक स्वरूप प्रदान करने के लिए उनके नाम में भी परिवर्तन किया गया। उनके नाम में भी क्या किया गया बेटा? परिवर्तन किया गया। तो विस्तार किया गया तो समझ में आ ही रहा है। 2 सदन तो हम लोगों का 1919 में बन ही गया था। संख्या बढ़ाई गई होगी, कुछ नाम वाम चेंज किया गया होगा। तो पहला शुरू करें। मन क्या किया गया बेटा? पहला तो उच्च सदन, अपर हाउस, क्या नाम रखा बेटा? हाँ, काउंसिल ऑफ स्टेट या स्टेट काउंसिल भी कह सकते हैं, हिंदी में राज्य परिषद। इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया। बस किया क्या बेटा? एक जबरदस्त छलांग लगाई। अच्छा एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है कि कंपटीशन में आपके साथ बड़ी बेदर्दी की जाती है? ना ना बेटा, गलत सोच रहे हैं। आपको राहत दी जाती है। आपसे वही पूछा जाता है लगभग जिसका आप पूर्वानुमान लगाएं। नहीं, कह तो रहे हैं ना कि तेल निकाल देंगे आपका, एक तो नहीं बता पाएंगे आप। बस मन बना लें पूछने के लिए। तो ये मत समझा कि कंपटीशन में जो परीक्षाएं होती हैं वो हमको एकदम आखिरी तंग करने के लिए होती है। ना ना, आपकी समझ को निकालने के लिए होती है। वो ये मन बना के नहीं पूछते कि आप बता ही ना पाए। वो इस मन बना के पूछते हैं कि जो बच्चा पढ़ा लिखा है वह बता दे। अच्छा, सिविल सर्विसेज में पूरे भारत से बमुश्किल से 50% लोग कर पाते हैं। बमुश्किल, कोई नहीं कर पाता, तो आप भी नहीं कर पाएंगे। तो अंदर से बच्चा टूट जाता है कि अरे सर ऐसा ना बोले, हम कर लेंगे पूरा। नहीं, देखो, कभी कभी सत्य का सामना करना चाहिए और हवाई किला नहीं बनाना चाहिए। अरे बेटा, 50% पे लोग इंडिया टॉप कर रहे हैं, आप 80% पा जाओगे? नहीं पाओगे। और एक बात कि हमको 80% से थोड़ी लेना देना यार। हमको तो लेना देना है आईएएस बनने से। वो 10% पे बनता हो तो 10% चाहिए, 20% पे बनते हो 20% चाहिए। प्रीलिम्स में 50% से ज्यादा अब कोई अपवाद स्वरूप हो तो बात अलग है, लेकिन मैं लिख के दे दूंगा कि अगर 40 के ऊपर आप करके आ रहे हो, 40 क्वेश्चन से ज्यादा करके आ रहे हो, मैं लिख के दे दूंगा आप क्वालिफाई करोगे। इसका क्या मतलब है? कोई नहीं कर पाता। सिविल सर्विसेज का यह मामला है ना बेटा,
सुनिए ढेर सारे पढ़े लिखे बच्चों से जो सिलेक्टेड हैं, उनकी भी राय लीजिए। हम लोग तो खैर वो कहते हैं ना, गांव में एक कहावत है, घलुआ बोनस, हम लोग जो बोलते हैं ना वो आपके लिए फालतू होता है। अभी एक सिलेक्टेड आदमी अंडर कुछ भी बोल देगा तो आपको समझ में आएगा वो सही बोल रहा है। मैं बता रहा हूं, आईएएस का पेपर अगर आपको प्रथम दृष्टया पहली बार 20 क्वेश्चन आ रहा है, देन यू आर एक्सेलेंट। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अगर आपको पूरे पेपर में 20 क्वेश्चन आ रहा है, देन यू आर एक्सेलेंट, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब समझ पा रहे हैं? पहली बार में 20 भी नहीं आता। तो बाकी तो आपको सहजता से, बुद्धि से, विश्लेषण क्षमता से, तर्क से पकड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आपने पहली बार 20 क्वेश्चन ट्रैक कर लिया कि 20 मेरा पक्का सही है, तो मैं कह तो रहा हूं मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है कि आप एक्सीलेंट हैं, आप शानदार हैं। किसी को नहीं आता ऐसा, आपको भी नहीं आएगा। और यूपी में पहली बार में अगर 70 नहीं आया माने पहली नजर में अगर हमने 70 सही नहीं कर लिया, फिर बाद में तो विश्लेषण करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, बाद की बात है। तो फिर आप मैदानी जंग में कहीं नहीं है, मुसीबत हो जाएगी। माइनस मार्किंग है बेटा, देख रहे हो, माइनस मार्किंग के बाद भी मेरिट चढ़ रही है, 90, 95, 100 के आसपास पहुंच रही है। जानते हो क्यों? पेपर की प्रकृति ही सहज बनाते हैं। तो भैया आसान बनाओगे तो भी होगा उन्हीं का, मुश्किल बनाओगे तो भी होगा उन्हीं का। इससे सिलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा आश्चर्य होता है कि बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि थोड़ा आराम से पेपर आ जाए। अच्छा, आराम से आ जाएगा तो आप ही का फायदा है खाली। पेपर अगर इजी हुआ, थोड़ा सहज हुआ, तो खुश आप ही मत होइए, सारे लोग खुश हैं, मेरिट चढ़ जाएगी आसमान पे। ये जैसे मैंने बच्चों की एक साइकोलॉजी देखा है कि पेपर अगर मुश्किल आ गया तो बड़े मायूस हो जाते हैं, बड़ा कठिन पेपर आ गया था। अरे भैया जी, आप ही के लिए थोड़ी आया था अलग से, सबके लिए आया था। होगा तो उसी का। पेपर आसान है तो भी और मुश्किल आए तो भी, वह फर्क ये पड़ता है कि आसान आएगा तो ज्यादा मेरिट पे होगा और मुश्किल आएगा तो कम मेरिट पे होगा। मैं अपने अनुभव से बता दूं कि अगर आपने मेहनत किया है, पेपर अगर आपका चौपट है, तो होगा आप ही का, किसी दूसरे का होने वाला नहीं है। तो ये एकदम बिंदास परीक्षा में जाना चाहिए, और ये दिमाग में टेंशन लेके नहीं आना चाहिए कि पेपर मुश्किल आ गया तो तब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप ही का होगा। मुश्किल आएगा तो भी, आसान आएगा तो भी। बस अंतर ये होगा, आसान आएगा थोड़ी ज्यादा मेरिट से होगा और मुश्किल आएगा थोड़ा कम मेरिट पे होगा। ये मेरी अपना अनुभव है बेटा। अब किसी दिन आपसे हम बात करेंगे, बहुत ढेर सारी ऐसी परीक्षाएं मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में दिया कि परीक्षा के बाहर निकलते ही एडमिट कार्ड फाड़ के फेंक देना पड़ा नाली में वही बगल में, कि क्या घर लेके जाए। जानते ऐसा क्यों किया? बाकी लोगों का कमेंट सुन के। चलो मैं एक बताई देता हूं आपको। इलाहाबाद में एक बॉयज हाई स्कूल है, अच्छा स्कूल है, कॉन्वेंट है। तो मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का सेंटर वहीं था। तो मैं थोड़ा डरा सहमा वाला व्यक्ति था, मैं थोड़ा घबराता था परीक्षा वरीक्षा में भीड़ भाड़ देख के। तो घबराहट ये नहीं होती थी कि वो किसी से कम पड़े होते थे, घबराहट ये होती थी कि मेरी एक साइको बड़ी विचित्र थी। अब वो धीरे धीरे समय ठीक करता है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में थी कि जैसे जब भीड़ आ जाती थी परीक्षा सेंटर पे, तो हम ये देखने की कोशिश करते थे कि इसमें तेज कौन लग रहा है। ठीक है, मुझे लगता है सबका एक स्वाभाविक गुण होता है। अच्छा, कुछ एक्सपोजर बहुत तगड़ा करते हैं, वो पढ़विया चाहे जैसे हो, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से एक्सपोज ऐसा करते हैं कि अरे बाप रे, ये पूरा परमाणु बम है क्या, हाइड्रोजन बम है। वो एकदम लाइब्रेरी वाइब्रेरी कापी किताब 25 ठो 50 ठो, ये वो, माने चश्मा वश्मा लगा के, माने ये लगे बहुत बड़े पढ़वैया, और वो अपना थोड़ा सा गेस्चर अक्षर भी ऐसा बनाते। ऐसे लोगों से मुझको बहुत डर लगता था। तो पहले तो परीक्षा में हाल में जाके या सेंटर पे जाके मैं यही देखता था, इसे कैट दिख रहा है, तो मुझे लगता था सारे दिख रहे हैं भाई मुझे छोड़ के। तो मैं घबराता था कि एक सेंटर पर अगर ये हाल है
तो पूरे भारत भर में सेंटर है साहब, हम कहाँ हैं इस दुनिया में, तो हम तो कहीं है ही नहीं। हुआ क्या कि मैं परीक्षा देके बाहर निकला, बड़ी मेहनत से तैयारी की थी बेटा, इसमें कोई शक शुबा नहीं। हम लोग के जमाने में कोचिंग वोचिंग नहीं होती थी, तो मेहनत किया था। तो परीक्षा देके बाहर निकले तो उसमें मैथ्स आई थी फर्स्ट पेपर में, 80 रीजनिंग आई थी और 80 जीएस आया था। जीएस मेरा ठीक था, शुरू से ही था, तो अभी भी तो ठीक ही है, तभी थोड़ा सा बातचीत कर पाते हैं आपसे। रीजनिंग ऐसी थी बेटा कि मुझे एक नहीं आ रहा था। देखो उसमें कोई हम झूठ बोल दें तो क्या कर लोगे आप, कुछ कर नहीं पाओगे। रीजनिंग मुझे एक नहीं आ रही थी। आने का अभिप्राय आप कुछ गलत समझ रहे हैं। आने का मतलब वैसी रीजनिंग मैंने कभी घर पे सॉल्व नहीं किया था। जैसे आप परीक्षा में जाते हैं तो डायरेक्शन ओरिएंटेड, रिलेशन ओरिएंटेड, धमाका तो दिखता है, क्वेश्चन तो बदल ही जाता है। वहां जो भी क्वेश्चन था बेटा जिंदगी में देखा ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि रीजनिंग नहीं पढ़ा था। मैं एकदम डिप्रेस हो गया। जीएस मेरा ठीक था, गणित भी एवरेज थी, तो गणित में भी कर लिया, 30 प्लस कर लिया। जीएस अच्छा था तो दबा दिए, 70 के प्लस जीएस में निकल गए। अच्छा, हम लोग जमाने में माइनस मार्किंग नहीं था, तो थोड़ा रिस्क उसको भी ले लिया जाता था। रीजनिंग में तबाही हो गई बेटा। अब रीजनिंग में हुआ यह कि मैं लगभग 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया बेटा 80 में। सही कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता। मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको मैं कहूं कि नहीं नहीं ये 100% सही है। भाई अपने हिसाब से तो सही ही कर रहे थे, गलत थोड़ी कर रहे थे। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि ना ना ये सही है पक्का, वो वाला 40 में एक भी नहीं आ रहा। तो मैं ये भी डर रहा था हो सकता है 40 गलत हो जाए। अरे जहां कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अपनी बुद्धि अपने विवेक से मैं सही ही कर रहा था, कोई भी सही करेगा। तो मैं ये मान के चल रहा था कि 40 में माइनस मार्किंग नहीं थी, तो ये लगभग 30 उसके आसपास हो जाना चाहिए 80 में। मैंने ऐसा मुझे लग रहा था। अब मैं बहुत चिंतित हो गया, मैं बड़ा पैनिक था बेटा इस परीक्षा को लेकर। मैंने अब मेरा सपना था, मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। अब जब बाहर निकला तो मैं सबसे पहले क्यूरियस ये हुआ कि मैं जरा लोगों के ओपिनियन लूं कि लोग कितना किए। तब सापेक्षिक रूप से मैं समझ में आऊंगा कि मेरी स्थिति कहां है। तो मैं टारगेट करता था ऐसे झुंड, ऐसे गिरोह का जो थोड़ा पढ़वैया दिखते थे। तो एक झुंड में मैं गया भाई, लंबे चौड़े बच्चे एकदम स्मार्ट। तो एक कह रहा है कि मेरा रीजनिंग तो यार 2 छूट गया। तो मैंने ध्यान से सुना कि बोला क्या ये, कहा 2 छूट गया यानी 78 किया। मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि कोई ये कहे कि मेरा 70 से कम सही हुआ रीजनिंग में। 40-45 गणित में जा रहे थे, 73-74 जीएस में जा रहे थे। तो मेरी तो अब मैं रो के हंसू, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रीजनिंग में ये बता रहे हैं कि 78 सही है। भाई एक सेंटर पे अगर ऐसा मिल गया कमरे में, तो बाकी सोचो क्या हाल होगा। और फिर हम कहाँ हैं जहां हम एक कहने की दशा में नहीं है कि मेरा एक भी सही। बहुत गुस्सा लगी बेटा मुझे, और मैं खीज अपने ऊपर निकलता था। तो मैं आप अपने ऊपर आखिर नाराज हो गया कि कौन सी तैयारी हम किए और कहां कहां से पढ़ डाले, क्या क्या पढ़ डाले तथा कथित विद्वान महोदय की 80 में से एक तो सही नहीं हो रहा। मैंने अंदर खूब अपने आप को थप्पड़ मारना, गाली देने का मन कर रहा था कि कौन सी तैयारी है। मैंने ईमानदारी से पढ़ा था, मैंने अपनी पूरी निष्ठा से पढ़ाई की थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस जमाने में इलाहाबाद में कोचिंग वोचिंग नहीं थी, और ये सब परीक्षाओं की तो बिल्कुल नहीं होती थी। वहां आईएएस और पीसीएससी का मायने था, बाकी किसी का मायने था नहीं। अंड बंड परीक्षा भी चली, सीनियर और डांटते थे हॉस्टल में की कौन सी परीक्षा। इलाहाबाद माने आईएएस। कुछ सीनियर तो नाम ही नहीं सुने होते थे कौन सी परीक्षा उस जमाने में। अभी तो आजमगढ़ में भी लोग जानते हैं, बलिया में भी जानते हैं, मऊ में भी जानते हैं, छोटी छोटी जगहों पे जानते हैं। तो मैं यही किया बेटा कि मैं जब कॉलेज के गेट पे आया, एडमिट कार्ड निकाला और उसको फाड़ा इतने टुकड़े कि अगर बाई द वे मन पलट जाए ठीक है,
तो भी रुलम्बर सुलम्बर नजर आए ना, और वहीं नाला था बगल में, नाली बह रही थी, उसमें मैंने फेंक दिया। और इस उम्मीद में बेटा कि ये दुःस्वप्न जितना जल्दी भूल जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अब आगे की परीक्षा पे ध्यान देना है। अब जो देखो, जो खराब चीजें हैं बेटा वो भूली जाने में भलाई है। तो मुझे लगा कि इस साल की परीक्षा तो गई, अब इसको लेके एडमिट कार्ड रखना और इंतजार करना कि रिजल्ट आएगा, दिमाग आएगा, उस टेंशन से मुक्त हो जाइए। और आपकी सूचना के लिए बताऊं, रिजल्ट आया, पूरे भारत में मेरी 40वीं रैंक थी। यू कॉन्ट इमेजिन। उस दिन सत्य से साक्षात्कार हो गया। उस दिन मुझे समझ में आ गया कि सब झूठे होते हैं, है ना, सब झूठ बोलते हैं, सत्य कोई नहीं बोलता। जब आप परीक्षा देके निकलते हैं ना, तो 100 में 95 सही होता है। रास्ते में आते आते 80 हो जाता है, घर पहुंचते पहुंचते 70 हो जाता है, मिलाते मिलाते 40-50 पे चला आता है। अब ये कि कोई जैठो किया है तैठो सही कर दे कि मेरा सही है, मैं तो ये घबरा रहा था कि मैं तो कोशिश भी नहीं किया 80 को, मैं तो प्रयास ही 40 किया। बाकी तो बोल रहे हैं 78 सही है, तो क्या है वो। तो कुल मिला जुला के बेटा उस दिन से, इसलिए लाइफ में लेसन्स बहुत मिलते हैं बेटा। उस दिन मुझे लाइफ में एक लेसन मिला। अरे हम फेंक दिए थे बेटा, तो लेटर आया तो मैं हैरत में पड़ गया कि कब रिजल्ट आ गया। और हम लोग के जमाने में नेट वेट नहीं था ना बेटा, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आता था, रोजगार समाचार में, विद नेम एंड रोल नंबर। तो किसी हमारे इष्ट मित्र ने जो परीक्षा दिए थे वो देख लिए, बताए कि अरे वो नाम तो आप ही का दिख रहा है, रोल नंबर आप ही का है कि नहीं, तो फिर वेरीफाई हुआ तो मेरा ही था। फिर फिजिकल वगैरह मेडिकल वगैरह की प्रक्रिया आगे बढ़ी। कहने का मतलब सिर्फ ये है बेटा कि ईमानदारी से पढ़ाई करिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। जो कोई कुछ बोलता है बोलने दीजिए, एक दिन तो सब सत्य सामने आ जाएगा। और बड़बोलेपन करने से कंपटीशन क्वालिफाई नहीं होता कि परीक्षा दे के बड़बड़ बड़बड़ करिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और कुछ इतने बड़े नालायक होते हैं कि इतना बड़बोलापन करते हैं परीक्षा के बाद कि आपको डिप्रेस कर देंगे। तो बिल्कुल बेटा, अरे उसके बाद तो फिर कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पे था, सब झूठे हैं, फर्जी है, कोई सामने नहीं है। तो ऐसा नहीं है बेटा, आप ईमानदारी से पढ़िए, दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपने वाकई मेहनत किया है, आपने परिश्रम किया है, और आपको कोई रोक के दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बस एक शर्त है कि आप अपने आप से पूछ लीजिएगा कि क्या आप ईमानदारी से पढ़ाई किए। ईमानदारी का मतलब यह कि क्या आपने जो उपलब्ध आपके पास समय था उसका 100% आपने यूज किया है। अगर ऐसा किया है, कोई नहीं रोक पाएगा बेटा, कभी नहीं रोक पाएगा आपको कंपटीशन। अरे एक चीज बताओ ना, यहीं से मैंने 41वीं रैंक दे दिया पीसीस में, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए। आप ईमानदारी से काम करो बेटा। एक बच्चे ने कहा कि ईमानदारी माने क्या। ईमानदारी मानिए कि मूर्ख मत बनाइए अपने आप। जब पढ़े तो पढ़े, पढ़ भी रहे हैं, मोबाइल भी है, थोड़ा सोशल मीडिया पे भी नजर है, नहीं तो जब पढ़ो तो एकदम डूब जाओ। देखो मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ना बेटा ना इबादत करने जैसा है, पूजा करने जैसा है। जब हम मंदिर में जाते हैं ना तो सब कुछ भूल भाल के प्रवेश करते हैं। जब आप पढ़ाई में प्रवेश करिए सब भूल जाइए, दोस्ती मित्रता यारी ये वो सब खत्म करो और थोड़ी देर के लिए डूब जाओ। इतना आनंद आता है ना बेटा, तो इंजॉय करना सीख लो, पढ़ाई में आनंद लेना सीख लो। जिस दिन आपको पढ़ाई में आनंद आने लगेगा, मजा आने लगेगा, लगेगा यार और पढ़ें, बस आप समझ लो कि अब मंजिल बहुत करीब है। लेकिन इस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं कि 3 घंटा अभी हुआ नहीं, अभी 15 मिनट बाकी है, तो 15 मिनट का कोटा पूरा कर रही है बताने के लिए कि आज 3 घंटे पढ़े। नहीं नहीं, ये सब पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई में डूब जाइए, 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, पढ़िए। जब ये फेज में आ जाओगे ना बेटा, तो फिर देखो सब कुछ सुबह आ जाए। आते नहीं लोग ना, परेशानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़े अनुभव है बेटा हम लोगों के, यही अनुभव हम लोग शेयर करते हैं, आपको बताते हैं। इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती बेटा, थोड़ी बस ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है, सब हो जाएगा। हाँ लास्ट टाइम बोल दो बेटा, भूल गए क्या बता रहे थे। जी बेटा,
संख्या 260 लिखा। उच्च सदन में सदस्यों की संख्या कितनी बेटा? 260। अब ये दो भागों में डिमार्केटेड है, दो भागों में बटा है। पहला है क्या बेटा? 100, हाँ 156 लिख लो। 156 कौन बेटा? निर्वाचित। हाँ, और 104 कौन बेटा? मनोनीत। किसके द्वारा? हाँ, देशी रियासतों द्वारा। पूरा लिख लीजिएगा। 104 देशी रियासतों द्वारा क्या बेटा? मनोनीत। ठीक है, इसको क्या कहा गया बेटा? उच्च सदन। एक गड़बड़ी हुई है बेटा, वो थोड़ा हम आपको बता दें। देखो, उन्हीं चीजों पे हमें नजर रखनी है बेटा, जहां कुछ गड़बड़ हुआ हो और जहां हमको नजर रखने की आवश्यकता। सामान्य रूप से अगर आप देखोगे, दुनिया के जितने भी उच्च सदन होते हैं, या तो दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा या उच्च सदन का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। यहां उलट गंगा बह गई थी। ये जो उच्च सदन बनाया था, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा, और जो निम्न सदन रखा उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रखा। यानी राज्य की जो विधान परिषदें हैं वो निम्न सदन के सदस्यों को चुनेंगे और इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा। तो वही नोट बना के लिख लो बेटा, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा गया, इनका निर्वाचन क्या रखा गया बेटा? प्रत्यक्ष रखा गया, डायरेक्ट रखा गया। उलट गंगा है ना। उच्च सदन का निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा और निम्न सदन का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। यही किया इन लोगों ने। अगला लिखो, केंद्रीय विधानसभा को संघीय विधानसभा कहा, फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा। क्लियर है बेटा? फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा। क्लियर हुआ? इनकी सदस्य संख्या 375 निर्धारित की गई। अब संख्या ठीक ठाक बढ़ गई भाई। क्लियर है बेटा? तो कैसा कैसा डिमार्केशन हुआ वो लिखिए। नंबर 1, 250 निर्वाचित, 125 देशी रियासतों द्वारा मनोनीत। माने देख रहे हो, वायसराय कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिख रहे हैं, अधिकार दिया जा रहा है। देशी रियासतों द्वारा क्या बेटा? मनोनीत। क्लियर है? यहां भी नोट करके लिख लो एक, इसके नीचे भी। अच्छा, ये तो क्लियर हुआ ना बेटा, ये निम्न सदन है, लिखाए हो चाहे ना लिखाए हो, ये निम्न सदन है, मालूम है ना? लिखें, इनके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता था। प्रांतीय परिषदों के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होता। प्रांतीय परिषद के सदस्यों द्वारा इनका क्या होता था बेटा? निर्वाचन होता था। क्लियर हुआ? देखो, एक टीचर के नाते मैं आपको आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं बेटा कि इस पे नजर जरूर रखिएगा, है ना? कल को घेरेगा, 4 पॉइंट बनाएगा, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता था, इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता था, उल्टा पुल्टा कर देगा। सहज बुद्धि से हम लोगों को लगेगा उच्च सदन के यार अप्रत्यक्ष होता है तो इनका भी अप्रत्यक्ष रहा होगा। उलट है।
ऐसी चीजों पे बेटा नजर बना के रखिए। हम ये नहीं कह रहे ये पूछेंगे, लेकिन ये जब पूछेंगे ना तो डिमार्केशन होगा, तब अंतर होगा हमारे में और बाकियों के बीच में। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो डिमार्केशन के लिए नहीं होते, वो नॉर्मल नेचर के क्वेश्चन होते हैं जिसमें उम्मीद की जाती है सब बताएं। कंपटीशन में कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये उम्मीद की जाती है कि अब ये फैसला करेंगे कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अच्छे प्रश्नों के लिए भी बेटा तैयार रहना है, नहीं तो यहां तो यही पूछेगा कि प्रांतों में द्वैत शासन कब समाप्त किया गया। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसका उत्तर हर कोई देगा, हर कोई मतलब पढ़े लिखे बच्चे देंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में उलझने की संभावना हो सकती है, वहां हम सतर्क रहेंगे, बस जीत जाएंगे। कंपटीशन की यही फिलॉसफी है, आसान क्वेश्चन में बराबरी का मुकाबला करेंगे, मुश्किल क्वेश्चन में पछाड़ देंगे आपको, बस यही फिलॉसफी है। आपको सफल होने की फिलॉसफी बस इतनी है कि इजी क्वेश्चन में पीछे नहीं रहना है और मुश्किल क्वेश्चन पे आगे निकल जाना है, बस जीत जाएंगे आप। आगे लिखें बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैत शासन को क्या किया गया बेटा? समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को पूर्ण रूप से स्वायत्त बना दिया गया। वही जो कहा था ना 1919 में, वो कर दिया। प्रांतों को पूर्ण रूप से क्या किया बेटा? स्वायत्त बना दिया। ठीक है, देखो इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत उतार चढ़ाव है इतिहास में। इतिहास पढ़ के सब लोग अपनी अपनी विचारधारा भी बना लेते हैं किसी के बारे में। अंग्रेजों के बारे में मेरी विचारधारा उतनी बुरी नहीं है जितनी लोगों की है। बुरी तो है ही है, और जितने गंदे उनको हम लोगों ने कहा उतने गंदे भी नहीं है। आज कितने अच्छे लोग। अरे आज की बात हम कर रहे हैं बेटा, अंग्रेज तो गंदे थे, चलो ठीक है, उनसे हमारा ना कोई नाता था, ना कोई रिश्ता था, ना हमारे प्रति जवाबदेह थे। आज तो साहब लोगों को हम चुनते हैं ना। ये कितने दूध के धुले हैं आप देख लीजिए ना। कोई 1,76,000 करोड़ का घोटाला करता है, कोई 1,84,000 करोड़ का घोटाला करता है। कौन अंग्रेज इतना बड़ा घोटाला किया? और वो कर लेते तो आप कुछ कर लेते? क्या कर लेते? अब बहुत गंदे लोग थे, गोली चलवा दिया, मरवा दिया। गोली आज नहीं चलती, आज लोग नहीं मर रहे हैं। हाँ, आज हमारे पास ये तर्क होता है कि हम देश को बचाने के लिए कर रहे हैं, हम शांति स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। लोग तो मर ही रहे हैं यार। शासन करने वाला हमेशा अपने उद्देश्यों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की गतिविधियां तो करेगा। अब किसी की नजर में कुछ होता है तो किसी की नजर में कुछ होता है, तो ठीक है। पागल उनके समय में भी कुछ लोग थे और पागल आज भी हैं कुछ। हम नाम नहीं लेंगे भैया जी, ठीक है। हम ऑनलाइन है तो ये सब नाम हम लेना, नहीं तो एडिट वेडिट करके आप लोग मटिया मेट कर दोगे मुझे, ठीक है। इतना जरूर समझ लो कि ऐसा नहीं है। कुल मिला जुला के यार देखो ना, जो वायदा किया था उस वायदे को कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं डर के मारे कर रहे थे। हाँ, आप डराने वाले थे अंग्रेजों को। आप इतने बड़े ताकत थे कि अंग्रेज डर जाते आपसे। ऐसा कुछ नहीं है। किया उन लोगों ने जो वायदा किया वो एक्चुअल में देखो, दादा भाई नौरोजी जैसे लोग पागल नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे। उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि अंग्रेज भारत पे शासन करें, क्योंकि अगर वो भारत पे शासन नहीं करेंगे तो भारत नहीं बनेगा। तो किए बेटा शासन उन्होंने, और देख तो रहे हो सब कुछ। हम क्या जाने सरकार क्या होती है, मंत्री क्या होते हैं, संघ सूची क्या होती है, समवर्ती सूची क्या होती है, सब बताया ना प्यार से। और बताया नहीं, प्रैक्टिकल कर करके दिखवाया। चलो बनो मंत्री। पहले वो कहते हैं ना कि वो छोटे मंत्री बन के दिखाओ, फिर काम कर लिया, ट्रेनिंग हो गई, अब संभालो पूरा प्रदेश। संभाला। 1919 में जो कहा वो वायदा किया ना, इकट्ठे आपको मंत्री बना देते। अभी कोचिंग से निकले आपको सीधे डीएम बना दिया जाए, क्या संभालेंगे आप? तो थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रशिक्षण होना आवश्यक होता है। तो ट्रेनिंग मिली हमको। अब ये ट्रेनिंग शुरू हो गई केंद्र में।
यानी जो द्वैत शासन प्रांतों में शुरू हुआ वो तो खत्म किया। खत्म करने का मतलब, खत्म करने का दो अर्थ होता है, बुरा कर दिया या कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया, तो ज्यादा अच्छा किया। यानी प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके पूरा का पूरा अधिकार भारतीयों को सौंप दिया। अब यह प्रैक्टिकल कहां शुरू हो गया बेटा? केंद्र में, वही जो राज्य वाला था। यानी अब द्वैत शासन कहां शुरू हो गया बेटा? केंद्र में शुरू हो गया। केंद्र के विषयों को फिर दो भागों में बांट लिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय वायसराय अपने अस्थायी परिषद के सदस्यों के माध्यम से करते थे, हस्तांतरित विषय वायसराय ही करते थे, निर्वाचित भारतीय मंत्रियों के माध्यम से करते थे। यानी अब केंद्र में भी हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। वो बड़ा महत्वपूर्ण है, लिखेंगे, लेकिन उसके पहले एक लाइन जरूर लिख लें। हाँ, ब्रिटेन में भारत परिषद को समाप्त किया गया, याद है ना? कितने सदस्य थी भारत परिषद? हाँ, वेरी गुड। ब्रिटेन में भारत परिषद को समाप्त किया गया। इसके स्थान पे भारत सचिव को परामर्श देने के लिए भारत सचिव को क्या करने के लिए बेटा? परामर्श देने के लिए 3 से 6 परामर्शदाताओं का प्रावधान बनाया गया। यानी कम से कम 3, अधिक से अधिक कितना बेटा? 6 परामर्शदाताओं का प्रावधान बनाया गया। ठीक है बेटा, एक लाइन और जोड़ो। अरे ये महासागर है, जितना गोता लगाओगे कुछ ना कुछ हाथ लग ही जाएगा, है ना? चले, इसी अधिनियम के अनुसार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग किया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया। ठीक है बेटा, तथा सर्वोच्च न्यायालय को संघीय न्यायालय कहा गया, फेडरल कोर्ट। बस अब लास्ट लाइन लिखे बेटा, आज का काम हम लोग फिनिश करें। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया, हो गया है? हाँ, चले आगे लिखो। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। ठीक है, केंद्र के विषयों को दो भागों में बांट लिया गया, आरक्षित और क्या बेटा? हस्तांतरित। बिल्कुल डिटो है बेटा जो राज्य वाला आपने पढ़ा। कहो तो मैं बोल के सुना देता हूं आपको, और नहीं लिखने का मन है तो वो भी बता दे, नोट्स तो आपके पास है ही है, कोई बहुत दिक्कत नहीं। तो क्या था बेटा आरक्षित विषय? वही राज्य पे उतर जाइए, बस जहां जहां आपको राज्य दिखा था वहां वहां केंद्र कर लीजिएगा, बात हो जाएगी। यानी जितने महत्वपूर्ण विषय थे वो आरक्षित विषय के अधीन रखे गए, अमहत्वपूर्ण विषय को हस्तांतरित विषय के अधीन रखा गया। महत्वपूर्ण विषयों का शासन वायसराय अपनी परिषद के स्थायी सदस्यों के माध्यम से कर रहा था, और हस्तांतरित विषय वायसराय ही शासन कर रहा था निर्वाचित भारतीय मंत्रियों के द्वारा। लिखाना पड़ेगा, लिख चुके हो, बस उसी की कॉपी है। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक, और अब कराएंगे भारत को स्वतंत्र। ठीक है, नहीं अभी थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं बेटा, तब अभी जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। 1935
1935 भारत शासन अधिनियम, और अगला अधिनियम हम लोग को पढ़ना है सन 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम। लेकिन इसके बीच में बहुत नौटंकी हुई भारत में, बहुत कुछ हुआ भारत में, उसको छोड़ के भागा नहीं जा सकता। बोल नहीं रहे मतलब, इसके बीच में भारत का संविधान बनना शुरू हो गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अरे भाई इसी के बीच में ना आपकी संविधान सभा बन गई। 9 दिसंबर 1946 से हमारा संविधान बनना शुरू हो गया। तो चूंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है बेटा, और वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि आखिर भारत का संविधान कैसे बना। तो इस बीच में अभी हम लोग संविधान सभा बनाएंगे, उनकी सारी नौटंकी देखेंगे, संविधान बनवाना शुरू कर देंगे, तब हम लोग स्वतंत्र होंगे, है ना। तो अभी बीच में थोड़ा सा मामला है। एक बात, कभी हमने कहीं मीडिया में पढ़ा कि अभी भारत और पाकिस्तान मिलकर एक संघ बना सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट मिशन की योजना का एक हिस्सा अभी भी पूरा नहीं हुआ है। पूरा कर लीजिए, संघ फिर से बना लीजिए। एक होने की अभी अपॉर्चुनिटी है, वैसे उम्मीद लग नहीं रही है लेकिन कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन की योजना ने जगह दिया है कि हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज यहीं तक, फिर कल बात करेंगे।